हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हर्षित और आज मैं लेकर आ गया हूँ नई वीडियो। हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और हम एक्सरसाइज 2.1 तक इक्वेशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो जाके देख लें। तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.2 को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो उस एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म आती है पैरामीटर। पैरामीटर आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो अब आप पढ़ लीजिए। पैरामीटर ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर के यूज होने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 2.2 में। तो सबसे पहले आपको पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? P इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, जहां पर A, B, C क्या है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। साइड्स, 3 साइड्स होती हैं तो 3 साइड्स के लिए A, B, C। तो ये है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। L इज लेंथ, B इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। सो ये होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। मैंने साइड में लिख भी रखा है, अगर आपको टर्म समझ में नहीं आती है। L इज लेंथ, B इज ब्रेथ। तो लास्ट आता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है P इक्वल्स टू 4A, जहां पर A क्या है? साइड्स ऑफ स्क्वायर। 4 साइड्स होते हैं स्क्वायर की, तो 4A। दिस इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट, सेकंड टर्म आती है कंसेक्यूटिव टर्म्स। क्या होती हैं? कंसेक्यूटिव टर्म्स की बहुत डेफिनेशन होती हैं, अलग अलग तरीके से उसको बता सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस, कुछ इसकी परिभाषाएं लिखी हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहली चीज है, कंसेक्यूटिव टर्म्स को हम कह सकते हैं बैक टू बैक टर्म्स और बैक टू बैक नंबर्स। जैसे आपके एग्जांपल दे रखा है मैंने 1 2 3 4 5 6, दे आर बैक टू बैक टर्म्स, मतलब एक के बाद एक आती हैं, इनके बीच में कोई टर्म्स नहीं आ सकती। 1 के बाद 2 आना है तो आना ही है। तो इन टर्म्स को भी हम क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव टर्म्स। दूसरी इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, दिस इज अ सीरीज ऑफ टर्म्स इन विच देयर इज नो गैप। मतलब कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे 1 और 2 के बीच में कोई गैप नहीं है, कुछ भी गैप नहीं होना चाहिए। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल दे रखा है x, x प्लस 1, x प्लस 2 का, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। तीसरी इसकी डेफिनेशन आती है, और यही डेफिनेशन इन डेफिनेशन पर भारी पड़ती है, मतलब मेन डेफिनेशन हम इसको बोल सकते हैं। यही है मेन डेफिनेशन ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स। मेन डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ टर्म इन विच गैप इज कांस्टेंट। गैप किन के बीच में? दो टर्म के बीच में जो गैप होना चाहिए वो होना चाहिए कांस्टेंट। लगातार दो टर्म के बीच में, ऐसे नहीं कोई भी दो टर्म के बीच में गैप कांस्टेंट होना चाहिए। लगातार जो टर्म है उनके बीच में गैप होना चाहिए कांस्टेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर 8, 16, 24, 32, 40। ये आपको 8 की टेबल लग रही है। जब हम 8 और 16 लगातार दो टर्म के बीच में जब हम गैप देख रहे हैं तो वो 8 आ रहा है। सिमिलरली 16, 24 के बीच में 8, 24, 32 के बीच में भी 8 आ रहा है, और 32 और 40 के बीच में भी कितना आ रहा है? 8। तो ये जो गैप है वो क्या है? कांस्टेंट गैप है। तो ये हमारी टर्म्स क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म्स है। कंसेक्यूटिव टर्म्स तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो टेबल होती है वो सारी क्या होती है? कंसेक्यूटिव टर्म्स। अगर हम ले लें 2 की टेबल ले लें, 3 की टेबल ले लें, 4 की टेबल ले लें, टेबलों में होता क्या है? टेबलों में होता है, जैसे अगर हम 8 की टेबल की बात करें तो पहले जो जिसको टेबल नहीं आती थी वो टेबल कैसे लिखता था? जैसे 8 की टेबल लिखनी है तो 8 के टेबल में दूसरी जो नंबर है वो क्या आएगा? अगर हम 8 में 8 को ही प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? उसका दूसरी टर्म आ जाती है टेबल की। इट मीन 16 आ जाती है। अब अगर 16 में फिर हम 8 प्लस कर दें, क्योंकि 8 की टेबल लिख रहे हैं, तो फिर हमारे पास 24 आ जाता है। सिमिलरली 24 में 8 की टेबल लिख लें, तो इस तरह से हम 8 की टेबल को बहुत इन्फिनिट तक तो मैं कोई निकालता नहीं है बैठ के, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, पर हाँ हम बहुत आगे तक 8 की टेबल लिख सकते हैं। तो ये टेबल लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। तो इन्हीं को बोलते हैं हम कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो आपके जो क्वेश्चंस में कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात हो रही है, तो एक और चीज आ रही है यहाँ पर कि कंसेक्यूटिव टर्म्स मल्टीपल में आ रहा है। इट मीन्स वो कह रहा है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ देन, मल्टीपल ऑफ दिस। तो इसको कैसे हम पता करें? मल्टीपल का मतलब क्या है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स जो हमारे पास हैं वो किसकी मल्टीपल होनी चाहिए? मैंने आपको दे रखा है नोट यहाँ पे कि राइट कंसेक्यूटिव टर्म्स मल्टीपल ऑफ 11।
मतलब जो हमारे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए वो किसकी मल्टीपल होनी चाहिए, 11 की। 11 का आपको टेबल आती होगी, सबसे इजी टेबल होती है। जैसे 11 का मल्टीपल क्या होता है, 22, 33, 44, 55, ये सारे क्या है 11 के मल्टीपल्स हैं। तो मैंने कोई मान लिया कि x है जो क्या है मल्टीपल ऑफ 11, कुछ भी हो सकता है ये, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 55, कुछ भी। तो इसके आगे की कंसेक्यूटिव टर्म्स हम कैसे लिखेंगे, जैसे x मैंने ले लिया कोई मल्टीपल ऑफ 11, तो अगर मैं x में 11 प्लस कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 11, और यही है हमारे पास दूसरी कंसेक्यूटिव टर्म्स मल्टीपल ऑफ 11। अब ये दूसरी आ गई, अब इसमें फिर दोबारा 11 प्लस कर दूंगा तो मेरे पास तीसरी कंसेक्यूटिव टर्म आ जाएगी। सिमिलरली मैं कितनी कंसेक्यूटिव टर्म्स निकाल सकता हूं, तो इन कंसेक्यूटिव टर्म्स को मैंने इजी वे में लिख लिया, x प्लस 1, x प्लस 22, x प्लस 33। तो ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ 11 मैंने लिख दी। ऐसे अगर वो आपसे पूछता है कि राइट कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ 8, तो 8, 16, 24, 32 कुछ भी। तो ये है कंसेक्यूटिव टर्म्स का टॉपिक, आशा करता हूं समझ में आया आपके। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपने बहुत टाइप के ट्राइंगल पढ़े होंगे, तो एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आपके यूज हो रहा है एक्सरसाइज 2.2 में इस टर्म का। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल एक इस तरह का ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं और जो बेस के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम। जैसे मैंने दे रखा है यहाँ पे, ये ट्राइंगल बना रखा है ए बी सी, इसकी ये जो दो साइड्स हैं ए सी और ए बी, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। और जो बेस कौन सा होता है ये, तो बेस के जो एंगल्स, ये वाले बेस के साथ जो बनने वाले एंगल्स हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट जो टर्म है, ये एक टर्म नहीं है, एक फॉर्मूला इसको कह सकते हैं हम। ये फॉर्मूला आपके यूज होगा बहुत जगह और ये बहुत आपको आगे भी काम आएगा, जैसे आप कंपटीशन में बहुत जगह काम आता है ये टर्म। ये क्या है कि जैसे आपको कोई कहता है कि आप ये, तो आप इससे तो जानते होंगे, इसका मतलब क्या है कि 15 का डिवाइड दीजिए किसमें, 62 में। तो 15 का जब डिवाइड देते हैं तो हम कैसे डिवाइड देते हैं, कुछ इस तरह से 15, 62 जो अंदर होता है इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, इससे, ठीक है। तो ये 15 4 जा कितना हो रहा है 60 और बच कितना रहा है 2, ठीक है। तो मैंने ये ऊपर लिख रखा है क्या कि जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड। जिससे हम डिवाइड देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवीजर। और जो हमारे पास जितने बार डिवाइड जाता है उसको बोलते हैं हम क्वोशिएंट, और जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसका मतलब ये क्या है यहाँ पर, डिवीजर, ये डिविडेंड, ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर। ओके, तो हम इस चीज को इस तरीके से भी लिखते हैं। तो यही है मेन चीज, ये चीज कैसे लिखी हमने। कुछ लोग जानते हैं और जो नहीं जानते वो उनको मैं बताना चाह रहा हूं, इसको हम किस तरह से लिखते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इस तरीके से, जिसमें हम, ये हमारे पास निकल के आए, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। ये हमारे पास क्वोशिएंट आया था 4, 2 हमारे पास क्या था रिमाइंडर, और 15 क्या था हमारे पास डिवीजर। ओके, अब कुछ पूछेंगे कि हमने ये तो निकाल लिया, अब हमें पता कैसे लगेगा कि भाई इसको इस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। इसको इस फॉर्म में इस तरीके से चेंज करेंगे। ये देखिए, ये मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, चेंज इनटू फ्रैक्शन। किस तरह से चेंज करेंगे इसको, किस तरह से करेंगे, जो आपका डिवीजर है, इट मींस जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई करो सबसे पहले क्वोशिएंट से, और फिर ऐड कर दो किसी रिमाइंडर, और फिर डिवाइड दे दो डिवीजर। तो आपको क्या फॉर्म मिल जाएगी, यही वाली सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो देखिए इस एग्जांपल को मैंने इसको देखिए अब मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है, जैसे 4, 2/15। इसको कैसे अब मैं सिंप्लीफाई करूं, डिवीजर को, फॉर्मूला देखिए, डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट करना है पहले। तो डिवीजर को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, क्वोशिएंट से, 15 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर ऐड किया रिमाइंडर, ठीक है। फिर डिवाइड किया किससे, डिवीजर से। डिवीजर क्या है 15। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, 15 4 जा 60 प्लस 2/15 एंड देन 62/15। यही हमारे पास क्या था, सिंप्लीफाई फॉर्म। तो इस तरीके से, इस फॉर्म को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं ये वाली फॉर्म यूज हो रही है तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाएं, भाई ये कौन सी टर्म आ गई। तो इस टर्म को सबसे पहले आपको इस टर्म में चेंज करना है और फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। इस टर्म में चेंज करने के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, किस तरह से हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो यही थी आपके जो एक्सरसाइज 2.2 में यूज होने वाली इंपॉर्टेंट टर्म्स। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।